सुखबीर बादल कहा करते थे कि नाखून और मांस का रिश्ता है बीजेपी से, तो अब देखिए अलग हो गए। बिल्कुल कहा करते थे भाईवाल पार्टी है हमारी। हम जब कोई पावर में छोड़ता है तो किसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के लिए हम तो कुछ छोड़ के आए हैं। हमने कोई ये नहीं भी हम किसी के पास गए जहां हमें कुछ मिला। वो ये कहते हैं कि ढींडसा साहब इस तैयारी में थे कि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस एक दिन तो टूटना ही है। वो सिर्फ बड़े बादल साहब की वजह से किसी तरह टिका हुआ था, और अगर ये अलायंस टूटता है तो बीजेपी इनकैश करेगी। लेकिन फिर इसी बीच पूरा प्रोटेस्ट चल पड़ता है और मोर्चा खुल जाता है दिल्ली पर। इस वजह से वो सारी जो ट्यूनिंग थी, जो पूरी गणित था, वो बिगड़ गया। सुखबीर बादल आपका पत्ता काटना चाहते थे, इसीलिए आपको टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेज दिया, जहां से आप लगातार 4 बार से जीतते आ रहे थे। वहां नहीं भेजा गया। डेरा फैक्टर की बहुत बात होती है, कहते 25-30 हज़ार वोट उनका है लगभग, और डेरे का सपोर्ट कहते हैं कि परमिंदर सिंह ढींडसा को है। आप उसकी वजह मुझे बता सकेंगे? और मैं ये कहता हूँ हमारे बिना पंजाब की गवर्नमेंट कोई बनेगी नहीं। अच्छा। जो पंजाब के सियासी हालात हैं, बहुत अनसर्टेनिटी है जी। और सब लोगों को ये महसूस हो रहा है भी शायद हंग एक असेंबली होगी। नमस्ते, मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे रूहानी है। हम लोग दिल्ली से पंजाब पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पंजाब का ज़िला पड़ता है संगरूर, वहीं की एक विधानसभा सीट है लहरा। और मेरे साथ जो इस वक्त व्यक्ति बैठे हैं, बड़ी शख्सियत हैं ये। शिरोमणि अकाली दल के नेता हुआ करते थे, अभी शिरोमणि अकाली दल के आगे संयुक्त लग गया है, और उन्हीं के ये कैंडिडेट हैं। परमिंदर सिंह ढींडसा इनका नाम है। 2017 से पहले 2 बार कैबिनेट में रहते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्रालय देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं। सर, बड़े महकमे होते हैं ये दोनों, आपको दिए गए। तो जब इतना प्यार था, मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये बड़े महकमे उसी को दिए जाते हैं जो पार्टी के लिए लॉयल होता है, जो अपना करीबी लगता है, जिसके साथ पार्टी अपनी ग्रोथ देखती है, फ्यूचर देखती है। तो शिरोमणि अकाली दल ने आपको ये सब दिया, तो आपको वो पार्टी से अलग होने का कैसे विचार आया? देखो, ये एक रात में नहीं बना जी। मेरे पिताजी का जो श्रोमणी अकाली दल बादल की जो लीडरशिप है जी, उनके साथ आइडियोलॉजिकली मतभेद शुरू हो गए। ढींडसा साहब को ये महसूस होने लगा भी ये जो हमारे कोर आइडियोलॉजी है श्रोमणी अकाली दल की जी, पंथक और पंजाब बेस्ड, और एक सेल्फलेस सर्विस की जो आइडियोलॉजी है, उसको ये पूरा नहीं, उसके ऊपर नहीं चल रही है आज पार्टी। और जो हमारी उस आइडियोलॉजी को, उसके अगेंस्ट फैसले की हुए, एसजीपीसी को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करने लग पड़ा गया। और एक जो कभी श्रोमणी अकाली दल में कभी नहीं था, एक डिक्टेटोरियल जो लीडरशिप रवैया हो गया। पार्टी की लीडरशिप को फैसला करके बताया जाता था भी ये फैसला हो गया। सो धीरे धीरे कब होने लगा आपको, कब रियलाइज होने लगा? और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से, सुखबीर बादल की वजह से? जब सेकंड टाइम गवर्नमेंट बनी जी 2012 तो ये महसूस हुआ, और मेनली सरदार सुखबीर सिंह बादल का ही जो फंक्शनिंग स्टाइल था जी, उससे असंतुष्टि थी जी। और इसके कारण धीरे धीरे मतभेद बढ़ते गए। और फिर जब कोई भी पार्टी में सुझाव दिया जाता था जी, उसको ऐसे देखा जाता था भी ये शायद हमारे अगेंस्ट जो ये सुझाव दिया गया। हालांकि ये सुझाव हमेशा ढींडसा साहब का यही था भी पार्टी के बेनिफिट के लिए, उनको कैसे पार्टी का कोई फ़ायदा हो सकता है, पार्टी को कैसे रिवाइव किया जाए। पर उनके वो जो सुझाव थे उनको नेगेटिवली लिया जाने लगा और दूरियां बढ़ती गई, और बहुत बड़े बड़े इश्यूज थे जिसके ऊपर दूरियां बढ़ी। तो फिर अल्टीमेटली ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों के बीच में ये इतना फ़र्क पड़ गया कि ढींडसा साहब को और मुझे पार्टी में से निकाल दिया गया, और फिर हमने श्रोमणी अकाली दल संयुक्त बनाया हमारे साथियों के साथ, और जो आज आपके सामने है। सर, अपने पिताजी का जिक्र करें, सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा कद्दावर नेता रहे हैं यहाँ के, और एमपी बनकर गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सेंटर में अच्छी पूछ रही है उनकी, अवार्ड मिले उनको, कई सारे पद्म भूषण मिला जो कि उन्होंने लौटा दिया। मैं ये जब आपके फील्ड में घूम रहा था, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सुखबीर सिंह बादल पहले तो आपके पिताजी के पांव छुआ करते थे क्योंकि उनके पिताजी के बराबर फ्रैक्चर के वो नेता थे, लेकिन लेटली ये होने लगा जैसे कि 2007 में वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे उनके पास पावर आने लगती है तो आपके फादर साहब की पूछ कम होने लगती है, और आपके फादर का उधर से ये रोल शुरू होता है कि किसी तरह मैं अपने बेटे को, अगर मैं देसी लैंग्वेज में कहूँ, सेट कर दूं किसी तरीके से कि जितनी फंडिंग आ रही है, जितनी ग्रोथ होनी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैक्सिमम हो वो,
चाहे पूरे पंजाब की हो रही है या नहीं। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से मुझे पता लगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, हमारा अगर आप कहें भी मुझे कोई बहुत एम्बिशन है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। जैसे आपने कहा, मेरे पास ऑलरेडी ये 2 टॉप के डिपार्टमेंट्स थे, और जब मैंने रिजाइन किया, मैं ऑलरेडी श्रोमणी अकाली दल का विधानसभा में लीडर था। मैं आई वॉज लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर। वो ये भी गिनाते हैं कि आपको लीडर बनाया गया। और देखो, जब कोई पावर में छोड़ता है तो कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के लिए हम तो कुछ छोड़ के आए हैं। हमने कोई ये नहीं भी हम किसी के पास गए जहां हमें कुछ मिला। हमने छोड़ के जो ये किया, हमने पार्टी में जब आवाज उठाई तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ऑब्वियसली अगर हम पार्टी के सुधार के लिए, आज कोई माने ना माने, पार्टी के अंदर भी आज जो नेता बैठे हैं वो महसूस करते हैं कि पार्टी में आज कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। पार्टी में हमें हमारी कोर आइडियोलॉजी पर दोबारा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हमारे जो कमी आई हैं, एक जो इम्प्रेशन बन गया है श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप का, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी अकाली दल दोबारा रिवाइव होगा। तो वो उसमें कोई भी उसको सुधारने की कोशिश नहीं की गई। आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर और भटिंडा तक पूरे ट्रायंगुलर में बात करूं तो एक जर्नलिस्टिक सर्कल में बात चलती है, आप मुझे बता सकते हैं र्यूमर है या नहीं है। वो ये कहते हैं कि ढींडसा साहब इस तैयारी में थे कि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस एक दिन तो टूटना ही है। वो सिर्फ बड़े बादल साहब की वजह से किसी तरह टिका हुआ था, और अगर ये अलायंस टूटता है तो बीजेपी इनकैश करेगी। ढींडसा साहब जैसे बड़े लीडर जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो सिक्खी में भी उनका अच्छा नाम है और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी उनका अच्छा नाम है, तो किसी तरह इनकैश किया जाएगा बीजेपी के द्वारा। लेकिन फिर इसी बीच पूरा प्रोटेस्ट चल पड़ता है और मोर्चा खुल जाता है दिल्ली पर। इस वजह से वो सारी जो ट्यूनिंग थी, जो पूरी गणित था, वो बिगड़ गया। देखो, मैं एक आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। ढींडसा साहब ने जब ये कार्रवाई हुई है, जो डिसीजन लिया, ये तो बहुत पहले की बात है। धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, ये हुआ, और हमारी बीजेपी लीडरशिप के साथ कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, जब हम छोड़े कोई बात नहीं हुई उनके पास। हाँ, लोगों को ये था भी ढींडसा साहब के अच्छे रिलेशन है, वो तो क्योंकि पार्टी में उधर वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे और एमपी रहे 4 बार, तो स्वाभाविक है भी अलायंस थी बीजेपी, तो उनके साथ अच्छे रिलेशन थे। पर कभी भी उनके बीजेपी के साथ लीडर के साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी भी हाँ हमारे साथ दें और हम ऐसा उनको कभी नहीं होने वाला था। ऐसा कभी नहीं होता। ये तो अभी सर्कमस्टेंसेस बन गए भी, अकाली दल ने बीजेपी को छोड़ दिया। अच्छा, और उसके बाद बीजेपी ने हमें अप्रोच किया कि पंजाब लोक कांग्रेस बीजेपी। अच्छा, पहले बीजेपी का पंजाब लोक कांग्रेस के साथ समझौता हुआ जी। हम तो उसके बाद काफी देर बाद में आए। और तो आपका रूट कैसे बना? वाया कैप्टन अमरिंदर सिंह या अमित शाह ने आपको डायरेक्ट हमें सीधा ढींडसा साहब को अप्रोच किया बीजेपी ने जी, और वो वैसे हमारा उनके साथ। क्योंकि मैं अभी आपके इंटरव्यू लेने से जस्ट आधा घंटा पहले मैडम भट्टल के साथ बैठा था, और उनका कहना था कि कैप्टन अमरिंदर और ढींडसा ग्रुप की सांठगांठ है बहुत तगड़ी। उसी का खामियाजा उनको 2017 में भुगतना पड़ा था। अब हम 2017 पे आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि 2017 में आप सुनाम छोड़कर लहरा क्यों आ जाते हैं? देखो, पार्टी का मैं कोई अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी पे तो आया नहीं, सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी पे नहीं आया जी। और इधर सबका जो लोकल लीडरशिप थी, इन्होंने कहा भी हम हमेशा इस पहुंचकर भी जीतने वाली पोजीशन पे पहुंचकर हम हार जाते हैं, और हमारे वर्कर में मायूसी थी। हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था ढींडसा साहब की, हमारा इधर से बहुत लंबे समय से इधर संबंध था। तो इधर की लोकल लीडरशिप ने कहा है भी अगर बीबी भट्टल को हराना है तो परमिंदर सिंह ढींडसा ही हरा सकते हैं। 5 बार वो लगातार जीते हैं, और उनका ये जो उन्होंने लोगों की फीलिंग थी वो सच साबित हुई। और मैं तो एक सीएम के साथ अगेंस्ट लड़ूं, अगर तो मैं किसी सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता तो आप कहते भी आप छोड़ के आए हैं। मैं तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ जहाँ एक सीएम है, और जो सीएम कंटेंडर थी कांग्रेस की, जिसके साथ मैंने इलेक्शन। लेकिन आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वही लोग हमारे को कॉन्स्टिट्यूंसी में बोलते दिखते हैं कि यहाँ पर तो बुआ और भतीजे की सांठगांठ है अनऑफिशियली। वो ये किस बुआ और भतीजे? वो कहते हैं कि आप उनको बुआ कहते हैं, वो आपको भतीजा मानते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार आया हूँ। कोई एक आदमी कहता तो मैं आपसे सवाल ना करता, लेकिन मेरे को 2-4 लोगों ने कहा। उनका ये कहना था कि ये सांठगांठ इस तरह की है कि आप बीबी जी को किसी भी तरीके से असेंबली चुनाव जिता दीजिए और वो यहाँ से लोकसभा में सपोर्ट करेंगे। तभी वो कहते हैं कि आप इससे पहले देखिए कि जो बीबी का मार्जिन होता था वो कितना का होता था, 2, 3, 4 हज़ार का, और आप पिछली बार आए हैं तो वो 26,000 से ज़्यादा का मार्जिन रहता है। तो पिछली बार जितनी रूरल बेल्ट की वोट्स थी, जितनी डेरा की वोट्स थी, वो सब आप अपने कहने पर
बीबी जागीर कौर के खेमे में डलवा देते थे, ऐसा लोगों का कहना है। इसी वजह से बीबी जागीर कौर 5 बार से लगातार जीतती आ रही थी, 2017 में नहीं जीत ये पाई। बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट इधर जो सही है जी आप इधर से हमारे कैंडिडेट जो लड़े हैं उनसे पूछिए। जी बीबी जी का बादल परिवार के साथ सांठगांठ थी, हमारे साथ नहीं थी। अच्छा, और अगर आप देखें बीबी जी को सारी फैसिलिटीज जो अभी तक मिली है बादल परिवार की तरफ से मिली है। अच्छा उनको मदद भी हमारी, जब इलेक्शन में हम बड़े बाल साहब आए थे तो हमने कहा भी बाल साहब आप थोड़ा सा बीबी जी के खिलाफ थोड़ा सख्त बोलिए, लोग ये महसूस करते हैं भी बाल साहब बीबी जी की मदद कर रहे हैं। और बादल साहब ने चलो मेरी तो प्रेस की, मैं इसके लिए उनके लिए धन्यवाद करता हूँ, पर बीबी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। तो उनकी अगर आप देखें बादल साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका परिवार इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से है और वो ओपनली बीबी भट्टल के साथ चल रहे थे। जी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की फर्स्ट कजन सारी फैमिली उनकी जी वो बीबी भट्टल के साथ थी। सो ये कहना भी हम थे, उनका शुरू से जो बाल साहब के सांठगांठ थी। ढींसा साहब तो 72 में ढींसा साहब इंडिपेंडेंट लड़े जी और बीबी भट्टल कांग्रेस की कैंडिडेट थी 1972 में। ढींसा साहब ने तब बीबी जी को हराया। सो हमारी तो पहले दिन से ही उनके साथ एक इलेक्टोरल टसल चल रही है। अच्छा बट हमारा इतना है भी चाहे हम सुनाम में चाहे ढींसा साहब या मैं कहीं भी लड़े हैं, हमने कभी अपने ओपोनेंट्स पर पर्सनल अटैक नहीं किया। हम इसकी जो गवाही बात तो करते- बहुत लोग देते हैं, मतलब यहाँ के जर्नलिस्ट, यहाँ के लोग, वो कहते हैं ढींसा साहब जितने पोलाइट हैं उन जितना पोलाइट हमने कोई पॉलिटिशियन नहीं देखा। वो जितने अप्रोचेबल है, हम उनको फ़ोन करके कोई काम बोले, यहाँ तक कि आपके हलके में अगर किसी कांग्रेस वर्कर के घर भी कोई दिक्कत आई है आप वहाँ भी पहुँचे, उनके ब्याह शादी में भी पहुँचते। इसकी बात तो हर कोई करता है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब 2017 का चुनाव था आपने अपना कारण गिनाया, लोगों का ये कहना है कि सुखबीर बादल आपका पत्ता काटना चाहते थे, इसीलिए आपको टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेज दिया जहाँ से आप लगातार 4 बार से जीतते आ रहे थे, वहाँ नहीं भेजा गया। नहीं, ये भी देखो ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने नहीं, लोगों ने कहा और मैंने कहा भी मैं लड़ूंगा। अच्छा तो अगर मैं कहूँ भी सुखबीर सिंह बादल ने मुझे टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये बात गलत होगी क्योंकि तो वो जो र्यूमर उड़ता है कि उनको आपसे इनसिक्योरिटी थी किसी तरीके की, क्योंकि आप यंग हैं, अभी आप 48 ईयर्स के हैं, तो वो इनसिक्योरिटी के तहत वो चाहते थे इनको साइडलाइन किया जाए किसी तरीके, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं देखो चाहे आज हमारे डिफरेंसेस हैं, जी कभी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की मुझे साइडलाइन करने की, जी ना ही मतलब मेरा कोई ऐसी एम्बिशन रही है भी मैं कोई उनकी जगह लूं। ये तो अगर आज चाहे हम जो मर्जी बोले, अगर मुझे ये कहना गलत होगा। सो ना ही मुझे लगता है उनको कोई मेरे से कभी इनसिक्योरिटी हुई है। अच्छा और पर आप सुनाम की सीट छोड़ा है, वो आम आदमी पार्टी के पास चली गई, अमन अरोड़ा के पास। अब वो कहते हैं हमारा तो ये गढ़ हो गया, हम तो नहीं छोड़ने वाले हैं। अब देखिए गढ़ तो आप समय से पता चलेगा क्या गढ़ है। आज इस बार हमारा कैंडिडेट श्रोमणी अकाली दल संयुक्त का उधर सन्मुख सिंह मोखा है, जी बड़ा अच्छा उनको फाइट दे रहे हैं और आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। जी सो ये समीकरण तो इलेक्शन में बदलते रहते हैं और हम जो हमारे इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे कैंडिडेट्स हैं, आप देंगे दे विल परफॉर्म वेरी वेल। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं और है तो खैर ये पूरी मालवा बेल्ट में, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेरा फैक्टर की बहुत बात होती है। कहते हैं 25-30 हज़ार वोट उनका है लगभग, और डेरे का सपोर्ट कहते हैं कि परमिंदर सिंह ढींढसा को है। आप उसकी वजह मुझे बता सकेंगे? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डेरे का पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं है हमें। पिछली बार उन्होंने सारे अकाली दल के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया तो मुझे वोट मिली, पर एमपी इलेक्शन में और कहा गया कि और आप MP उनके इलेक्शन सत्संग में- सेंटर में भी गए थे, डेरा तो प्रेमियों से मिले आप। सारे गए थे जी कोई मैं अकेला नहीं गया था। अच्छा, आप और अकेले उसके लिए मुझे बुलाया भी गया और मैंने काल तख्त में सजा भी दी गई जी तो मैंने एक्सेप्ट की है। और देखो मैं तो अगर पोलिटिकली देखें जी मैं तो ये मानता हूँ भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलीजियस दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसको कभी मिक्स नहीं मैंने किया। चाहे कोई मुस्लिम है, किसी धर्म का है, किसी को मानने वाला है, आकर ह्यूमन रेस तो एक है। मैं तो सबको उतनी ही रिस्पेक्ट देता हूँ, उतनी ही उनके लिए काम करने की रखता हूँ, चाहे कोई किसी भी कम्युनिटी का है, किसी को जो धर्म को मानने वाला है, किसी सेक्ट को मानने वाला है। तो मेरा तो आप देखेंगे चाहे कोई भी किसी को इधर विश्वास करता है, सब मुझे अपना मानते हैं और मैं सबके दुख सुख में चाहे कोई वोट मुझे डाले ना डाले, मैं कोशिश करता हूँ मैं हर के लिए खड़ा। और अगर मैं तो ये माना अगर एमएलए बंदा बन गया इंसान
तो फिर तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए, फिर एक जिन लोगों ने चुना है उसका एमएलए नहीं है, वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हो जाती है, उसका दिल भी बड़ा करना चाहिए। आपका क्रूशियल चुनाव है इस बार। दो फैक्टर्स हैं, एक तो देखिए आपका अपना कैडर तो है ही है, जो आपके सपोर्टर्स हैं इर्द गिर्द भी दिख रहे हैं। संयुक्त समाज मोर्चा इस बार चुनाव में है और यहाँ पर काफ़ी किसान रूरल बेल्ट है, किसान काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, और डेरा फैक्टर। ये दो फैक्टर मुझे बताइए कि ये आपको कितना ज़्यादा पर्सनली अफेक्ट करने वाले हैं। देखो अभी डेरा फैक्टर ने तो अभी पता चलेगा क्या इफेक्ट करता है वो। अच्छा, उनकी तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अभी इसको कोई सपोर्ट करना है? सपोर्ट का अनऑफिशियली भी नहीं है, अनऑफिशियली कुछ नहीं है। अच्छा, पर उनको पैरोल पे छोड़ दिया गया 21 दिन के लिए, तो क्या लगता है आपको किसको सपोर्ट करेगा? वो तो समय भी पता चलेगा, मैं आज क्या कह सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत बारी सिलेक्टिव सपोर्ट करते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिफरेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर देते हैं, और हो सकता है कई बार नहीं भी करते, छोड़ दें भी, जो मर्जी जिस मर्जी को वोट डालो आप। सो अभी ये कहना मुश्किल होगा। संयुक्त समाज मोर्चा का प्रभाव भी है, पर मैं समझता हूँ उसको वोट में लिमिटेड कन्वर्जन होगी उसकी। अच्छा, मेरा मानना ये है, क्योंकि एक एजिटेशन एक डिफरेंट एस्पेक्ट है और पॉलिटिक्स एक डिफरेंट चीज़ है। सो लोग समझते हैं, लोग आजकल बहुत इंटेलिजेंट है, हर बात को समझते हैं, डिफरेंसेस सारी भी कहाँ हमने क्या जो है ओपिनियन देना है, कहाँ क्या ओपिनियन देना है। तो हाँ, किसान संघर्ष में वो बिल्कुल उनके साथ थे, बट पॉलिटिकली गांव में ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं वही लोग, तो उनका स्टैंड क्या वो टर्न नहीं हो पाएगा उसमें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सर अगर आप चुनकर आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी कामों की? सबसे पहले आप क्या 3 काम करवाने चाहेंगे? देखो, मैं चाहता हूँ एक तो इधर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बड़ी जी, वो स्थापित हों। मैंने एक कॉलेज बनाया है पिछले टर्म में मूनक में जी, और मैं चाहता हूँ एक लड़कियों का एक कॉलेज बने, और बाबा हीरा सिंह भट्टल जी है कॉलेज, इसको स्टार्ट करना है, दोबारा शुरू करना चाहते हैं। वहाँ पर सैलरी नहीं गई, वो बंद पड़ा है, मतलब उस पर गवर्नमेंट इनका टोटली नेग्लिजेंस नहीं आ रहा है वहाँ पर, टोटल नेग्लिजेंस। चरणजीत सन्नी ने शोर करके भी वापस वो नहीं किया काम। और अगर कोई बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट आ जाए जी, हमारे इधर मेडिकल की बहुत बड़ी कमी है, दिक्कत है, सबको संगरूर ही जाना पड़ता है। हाँ, संगरूर, हिसार या पटियाला ये है। सो हम चाहेंगे तो कोशिश करेंगे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई हमारे इस इलाके के लिए कोई बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट मिले, ताकि ये बैकवर्ड पंजाब का हिंटरलैंड है, यहाँ कुछ ना कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म जो सेहत सुविधाएं बने। हमारा घग्गर का बहुत बड़ा प्लान, मैं इसी का पूछने लगा था, घग्गर नदी पर बहुत बात होती है और पिछले 2-3 दशक से और होती आ रही है। देखो आधा तो काम हो गया था जी, जो उसका क्रेडिट किसको जाता है, आपको या मैडम भट्टल को? हमारी गवर्नमेंट के ड्यूरिंग हुआ है। अच्छा, 2008 में वो काम शुरू हुआ जी, और उसके बाद बना, हमारी गवर्नमेंट 2007 में बनी थी पिछली अकाली दल की, तब शुरू हुआ जी। और रिमेनिंग अभी हरियाणा जो है इंटर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में घग्गर का जो है उसमें गई हुई है, उन्होंने स्टे ली हुई है जी। तो हम चाहेंगे वो स्टे हो, और हमारा तो अपने एरिया में काम करना है, हमने तो उसको सिर्फ चैनलाइज करना है, वाइडनिंग करनी है जी। तो उस पर हरियाणा को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम बात करेंगे उनसे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और उधर भी बीजेपी की सरकार है, मुझे लगता है फिर तो आपकी मानी जानी चाहिए अगर आप इस पोजीशन में होते हैं तो। हाँ बिल्कुल, हमें उम्मीद है वो मानना चाहिए उनको, और हमारे लोगों को जो हर साल फसल का नुकसान होता है जी, वो उससे बच जाएंगे, और गवर्नमेंट का भी बहुत पैसा बचेगा जो कॉम्पनसेशन में देना पड़ता है। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, कई बार लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि परविंदर ढींडसा जी तो अच्छे कैंडिडेट हैं, वो किसी भी पार्टी से खड़े हो हम उन्हें जिता देंगे, लेकिन उनकी पार्टी नहीं जीत पाएगी इस बार। कई बार लोगों के मन में दिमाग में आता है ये चीज़। तो अगर ऐसा होता है तो आप मेरे को ये बताइए कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास फंड्स तो लिमिटेड आएंगे, ना आपकी स्टेट गवर्नमेंट में चलेगी, ना आपकी सेंटर में चलेगी। अगर पार्टी नहीं जीती, हाइपोथेटिकली आप जीते हैं, तो आप अपने काम कैसे करवाएंगे? देखो बात सुनिए, पार्टी एक अलायंस है हमारी जी, और अलायंस अच्छा परफॉर्म करेगी जी। आप देखिए हमारे उम्मीदवार भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बात ये है अभी ये जो काम है लोगों के, ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती, बहुत काम तो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे होने होते हैं जी। और मैं इतना मानता हूँ हमारे जो रिलेशंस हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ, जो मेरा पिछला आप समझिए भी दिस इज माय 5 टर्म मेरी हो चुकी है एमएलए की, और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो एक रिलेशंस कल्टीवेट होते हैं
उनके दम पर बहुत काम हो जाते हैं। और गवर्नमेंट भी कोई ऐसी नहीं होती कि अगर आप कोई लॉजिकल इशू रेज करें और वो इग्नोर कर सकती है। हाँ, कोई उनकी सोच ही ऐसी हो कि वो ऑपोजिशन की बात सुनना नहीं चाहते, वो तो अलग बात है। नहीं, कोई भी गवर्नमेंट सुनेंगे। और हमारा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारा बीजेपी के साथ एनडीए के हम हिस्सा है, एक हो गया अब तो आपका, हम उनका हिस्सा है, उससे भी हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जो कुछ पंजाब के लिए और हमारे इस इलाके के लिए कर सकते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके करेंगे। और उसके अलावा मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी। और कुछ रफली एस्टीमेट लेकर चल रहे हैं कि कितनी सीट्स आएंगी आपके पास? देखो, हमारे पास जो मैं देख रहा हूँ हमारे 15 कैंडिडेट्स हैं उनमें से 7 की अच्छी पोजीशन है। अच्छा। और उनमें से मुझे लगता है कई उम्मीदवार जीतने चाहिए जी। और फिर बीजेपी के साथ अलायंस के साथ हमारा एक सब्सटेंशियल चंक। और मैं ये कहता हूँ हमारे बिना पंजाब की गवर्नमेंट कोई बनेगी नहीं। अच्छा। जो पंजाब के सियासी हालात हैं, जो पंजाब में आप भी सारा पंजाब घूमे हैं, बहुत अनसर्टेनिटी है जी। और सब लोगों को ये महसूस हो रहा है भी शायद हंग एक असेंबली होगी। तो उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो प्री पोल अलायंस जिन पार्टीज के हुए हैं, क्या पता वो पोस्ट पोल अलायंस के टाइम वो टूट जाए और जिसको जरूरत हो वो 8-10 वहां लग जाए और किसी को विक्ट्री दिला जाए। ऐसा नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों में जाते हैं अगर प्री पोल अलायंस को लेकर, तो वो उस अलायंस को धोखा देने वाली बात होती है। मतलब अगर आप उसको छोड़े तोड़े आकर लोगों को जिस बात पे आप लेकर लोगों को वोट लिया है तो उस पर तो खड़ा तो रहना ही पड़ेगा। और अगर आपकी कमिटमेंट है, और देखो थोड़ी समय के लिए तो आप अगर कमिटमेंट से दौड़ेंगे तो आपका फायदा कर सकते हैं, बट आपकी क्रेडिबिलिटी जो सबसे बड़ी है मैं सकता हूँ पॉलिटिक्स में, वो आप लूज करते हैं। सो देखते हैं क्या बनेगा। पर क्रेडिबिलिटी तो हमने बहुत बार लूज होते देखी है। सुखबीर बादल कहा करते थे कि नाखून और मांस का रिश्ता है बीजेपी से, तो अब देखिए अलग हो गए। बिल्कुल कहा करते थे भाईवाल पार्टी है और हम कभी, पर हो जाते, टाइम की बात होती है। तो पॉलिटिक्स है ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात। अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो है, उसमें नहीं कहता, बट अल्टीमेटली अगर आप चुनाव अभी लड़के गए हैं और अभी आप अलग हो जाएं तो वो तो टोटल अपॉर्चुनिज्म हो जाती है ना। जैसे आपके बगल के सूबे में दुष्यंत चौटाला ने किया बीजेपी के साथ। चलो उनका तो एग्जाम्पल्स है, खैर मैं आपको फिर मैं उसको अपॉर्चुनिज्म नहीं कहूंगा। वो तो इंडिपेंडेंट लड़के आए, उनकी सेपरेट पार्टी थी, उनका तो कोई अलायंस नहीं था। वो अकेले लड़े और उसके बाद पोस्ट पोल तो कर ही सकते हैं। हाँ, अगर प्री पोल अलायंस को तोड़कर आप कोई और अलायंस करें फिर दैट इज अपॉर्चुनिज्म। ठीक है सर, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। और हमारे साथ परमिंदर सिंह ढींडसा है। 2000 में इन्होंने पहली बारी बाईपोल में चुनाव लड़ा था। लहरा से इस बार ये उम्मीदवार है, दूसरी बार। 2017 में जीत के आए थे, हालांकि इनकी पार्टी तब सत्ता में नहीं थी। अब 2022 है, देखते हैं इनका चुनाव इस बार कैसा रहेगा। बीबी राजेंद्र कौर भट्टल के खिलाफ ये फिर से चुनाव मैदान में है। तो सर, आप और आपकी पार्टी को शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि चुनावों के नतीजों के बाद आपसे फिर मिलना होगा, इस पर बात होगी। शुक्रिया सर।